हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। और इंडियन एविडेंस एक्ट में आज हम पढ़ेंगे संदिग्धता। संदिग्धता क्या है? जो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होता है। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो संदिग्ध डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, जिनका अर्थ पूरी तरीके से सही तरीके से जिसका अर्थ नहीं निकाला जा रहा है, वो होते हैं एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट यानी कि संदिग्ध दस्तावेज। संदिग्ध दस्तावेज वे दस्तावेज जिनकी स्वयं की भाषा या अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, और वहां पर उन अर्थों को स्पष्ट करने के लिए कोई साक्ष्य दिया भी जा सकता है और कुछ जगह नहीं भी दिया जा सकता है। अब कहाँ साक्ष्य दिया जा सकता है और कहाँ साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि जो डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं होते, जिनकी भाषा स्पष्ट नहीं होती, जो संदिग्ध होते हैं, जिनका खुद का अपना प्रॉपर अर्थ नहीं निकलता है, जो वहां लिखा होता है उसका प्रॉपर अर्थ नहीं निकलता है, तो वे डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट संदिग्ध डॉक्यूमेंट। संदिग्ध दस्तावेज। संदिग्ध दस्तावेजों के बारे में सेक्शन 93 से लेके हम 99 में पढ़ेंगे। ये सेक्शन हमको 93, 4, 94, 95, 96, 97, 98 और 99 सेक्शन हमको संदिग्धता, जो डॉक्यूमेंट की संदिग्धता है, उसके बारे में बताएगा। तो जो संदिग्धता है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सा है? एम्बिग्यूइटीज पेटेंट, यानी जो प्रत्यक्ष संदिग्धता है, और दूसरी है एम्बिग्यूइटीज लेटेंस, अप्रत्यक्ष संदिग्धता। तो प्रत्यक्ष संदिग्धता और अप्रत्यक्ष संदिग्धता में क्या अंतर है वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। सेक्शन 93 और सेक्शन 94 ये दोनों आपको प्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में बताएंगे। प्रत्यक्ष संदिग्धता का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है जिस डॉक्यूमेंट की भाषा या अर्थ देखते ही समझ में आ जाता है कि ये स्पष्ट नहीं है। जिसको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये स्पष्ट नहीं है, तो वो होता है प्रत्यक्ष संदिग्धता, जहां पर किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मैंने कह दिया है कि फला जगह पर, मान लीजिए एक जगह पर, दिल्ली में एक जगह पर मेरा एक मकान स्थित है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट रेडी हो चुके हैं, सब हो चुका है। अब मैं कहती हूँ अरे नहीं, उस ए जगह की बात नहीं चल रही थी, मैंने तो बी का जिक्र किया था। ये जो डॉक्यूमेंट था ना, इसका अर्थ मेरा बी से था। तो जो लैंग्वेज प्रॉपर रूप से स्पष्ट है, जहां पर देखते ही किसी त्रुटि का या स्पष्टता का पता चल जाता है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये है प्रत्यक्ष संदिग्धता, जहां देखते ही त्रुटि का पता चलता है, देखते ही किसी त्रुटि का पता चल जाता है, लैंग्वेज स्पष्ट होती है, वो होती है प्रत्यक्ष संदिग्धता। दूसरी है आपकी अप्रत्यक्ष संदिग्धता। अप्रत्यक्ष संदिग्धता क्या होती है? जहां प्रत्यक्ष में देखते ही किसी शब्द का स्पष्ट अर्थ समझ में आ जाता है, वैसा ही यहां है। यहां किसी डॉक्यूमेंट में देखते ही उसकी भाषा या उसका अर्थ देखने में तो समझ में आ रहा है कि स्पष्ट है, पर जैसे ही उसको यूज में लेंगे, प्रयोग में लेंगे, तो वो अर्थ प्रॉपर नहीं निकलेगा। उसका अर्थ प्रॉपर नहीं निकलेगा।
जैसा कि इसमें एक एग्जाम्पल में दे रखा है, एक इलस्ट्रेशन है कि मेरा मकान जो कि हावड़ा में है, मैं उसे बेचना चाहता हूं, मैं उसे बेचना चाहता हूं, जबकि वो मकान हावड़ा में नहीं था बल्कि कोलकाता में था। हावड़ा में नहीं था, कोलकाता में था। तो यहां पर इसका साक्ष्य दिया जा सकता है जिसकी वो बात कर रहा था, क्योंकि उसकी जो मकान था वो एक ही जगह था, चाहे वह कोलकाता में हो चाहे हावड़ा में हो। वो उसने लिख हावड़ा दिया जबकि उसका मकान कहाँ था, कोलकाता में था। तो यहाँ साक्ष्य दिया जा सकता है। तो जिन डॉक्यूमेंट का देखते तो अर्थ स्पष्ट लगता है कि हाँ सही है, पर जैसे ही उसका यूज करेंगे, यूज करने के बाद में उसके अर्थ में संदिग्धता आ जाएगी, देखने उसके बाद में उसमें संदिग्धता आ जाएगी और उसका प्रॉपर अर्थ नहीं निकल पाता, तो वो होती है अप्रत्यक्ष संदिग्धता। और अप्रत्यक्ष संदिग्धता में हमेशा साक्ष्य दिया जाता है, वहां पर हमेशा साक्ष्य दिया जाता है और उसका मौखिक साक्ष्य भी दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष संदिग्धता में कभी भी साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जो चीज देखते ही स्पष्ट है तो या तो आपको उसको डॉक्यूमेंट को देखते ही उसको वेरिफिकेशन उसी समय कर लेना चाहिए था, और अगर आपने नहीं किया है तो अब आप उसमें फेरफार करने के कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हो, उसमें फेरफार के कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हो। जबकि अप्रत्यक्ष संदिग्धता में जहां देखने पे तो लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि हाँ सही चल रही है, पर जैसे ही उसे यूज करने की, अप्लाई करने की बारी आई तो वहां पर कुछ गड़बड़ हो गई। तो वहां पर उस जो गड़बड़ हुई है जिसको हमने करेक्ट करना है कि हाँ इसका प्रॉपर एक्चुअल में अर्थ क्या निकलना है, तो वहां पर उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, एविडेंस दिया जा सकता है। ये है अप्रत्यक्ष संदिग्धता। तो अभी हमने दोनों का अर्थ समझा कि प्रत्यक्ष संदिग्धता क्या है और अप्रत्यक्ष संदिग्धता क्या है। अब मैंने जैसे बताया कि सेक्शन 93 और 94 आपको प्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में बताएगा, प्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले आता है सेक्शन आपका 93। सेक्शन 93 क्या कहता है कि किसी डॉक्यूमेंट की अगर भाषा देखते ही संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण हो, देखते ही भाषा संदिग्ध लगती है या त्रुटिपूर्ण है, तो वहां पर उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता। एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, उस इलस्ट्रेशन से मैं आपको बता देती हूं एज ए एग्जाम्पल। ए बी के साथ में एक करार करता है, एक एग्रीमेंट करता है कि मैं एक घोड़ा तुमको बेच रहा हूं, मैं एक घोड़ा तुमको, ए बी से करार करता है किसके लिए, एक घोड़े को बेचने के लिए। और रेट क्या फिक्स की जाती है उस घोड़े की, 1000 या 1500। अब 1000 या 1500 ये दोनों ही स्पष्ट नहीं है कि 1000 लेना है कि 1500 लेना है, 1000 रुपीज या 1500 रुपीज। या तो इसकी लैंग्वेज प्रॉपर सही लिखनी चाहिए थी, जब सही नहीं लिखी है तो इस डॉक्यूमेंट को देखते ही पता चल रहा है कि इसकी लैंग्वेज क्या है, त्रुटिपूर्ण है और संदिग्ध है। एक्चुअल में कितना लेना है उसके बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसको डिफाइन करने के लिए कि नहीं मैंने तो 1500 की बात की थी, या नहीं मैंने तो 1000 की बात की थी, क्योंकि मान के चलिए जो बेचेगा वो ज्यादा रेट बताएगा और जो खरीदेगा वो कम रेट में मांगेगा। तो यहाँ लैंग्वेज क्या है, देखते ही स्पष्ट है कि ये त्रुटिपूर्ण है, तो इसका कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। जो कि लैंग्वेज देखते ही जिसकी संदिग्ध और त्रुटिपूर्ण थी, तो इस करार का कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये है आपका सेक्शन 93 जो बताता है, और ये है प्रत्यक्ष संदिग्धता में आ रहा है। अब दूसरा सेक्शन कौन सा है प्रत्यक्ष संदिग्धता का, वो है सेक्शन 94। 94 क्या है, जहां भाषा स्वयं में स्पष्ट है। अब जहां लैंग्वेज पहले से ही क्लियर है, जहां लैंग्वेज पहले से ही क्लियर है, तो वहां किसी उसमें फेरफार का कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता।
मैंने जैसे एग्जांपल दिया था वैसा ये एक इलस्ट्रेशन है कि ए एक भूमि है, एक लैंड है जो कि सपोज कीजिए दिल्ली में है और ए जगह पर स्थित है। तो यहां पर ए ने अपने एक्स जगह लिख देते हैं, ए एक्स लैंड को बेचने का बी से करार करता है जो कि दिल्ली में स्थित है और जो प्रॉपर दोनों जगह भी है। अब ए बाद में ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो एक्स वाली लैंड की बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो जयपुर में एक जो लैंड स्थित है उसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पर स्पष्ट भाषा का जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज तैयार है उसमें फेरफार का या उसमें कुछ चेंजिंग का कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये क्या थी, प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष संदिग्धता है। तो यहाँ पर इसका कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता। तो अभी हमने पढ़े प्रत्यक्ष संदिग्धता के 2 सेक्शन। अब हम अप्रत्यक्ष संदिग्धता को पढ़ेंगे, जो सेक्शन कहां से शुरू होता है, 95 से लेके 99 तक। सेक्शन 95 से 99 आपको अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में बताएगा। और अप्रत्यक्ष संदिग्धता में मैंने जैसे बताया हमेशा एविडेंस दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, उसके बाद में हम सेक्शन 95 से 99 को कवर करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष संदिग्धता को। प्रत्यक्ष संदिग्धता हमने देख ली है, सेक्शन 93 और 94 में थी। सेक्शन 95 से 99 तक अप्रत्यक्ष संदिग्धता के बारे में बताया गया है। और अप्रत्यक्ष संदिग्धता में जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ पर स्पष्ट देखने में लगेगी, परंतु जब उसको प्रयोग में लाएंगे, जब उसको यूज में लाएंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगी। तो उसका अर्थ क्लियर करने के लिए, उसका जो भी प्रयोग है उसको स्पष्ट करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। प्रत्यक्ष संदिग्धता में साक्ष्य नहीं दिया जाएगा और अप्रत्यक्ष संदिग्धता में साक्ष्य दिया जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 95। सेक्शन 95 क्या कहता है कि जहां भाषा स्पष्ट परंतु विद्यमान तथ्यों के अर्थ में अर्थहीन हो, जब भाषा देखने में स्पष्ट है पर विद्यमान तथ्यों के अर्थ में वो अर्थहीन हो जाए, तो वहां पर उसका जो अर्थ एक्चुअल में उसका अर्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था, सेम ऐसा ही इलस्ट्रेशन हमारे बेयर एक्ट में भी दे रखा है। ए अपना मकान बी को बेचता है और बी को मकान बेचता है, क्या कहता है कि मेरा मकान कोलकाता में है, पर एक्चुअल में उसका मकान कोलकाता में ना होकर कहाँ है, हावड़ा में है। तो यहाँ पर अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कि मैं जिस मकान की बात कर रहा हूं एक्चुअल में वो हावड़ा में है, उसी की सेल का हमने करार किया है, उसी का ये डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर भाषा स्पष्ट है, परंतु जैसे ही उसको यूज करेंगे, यानी कि ये हावड़ा पर यूज करेंगे, ये कोलकाता में यूज करेंगे और वो भूमि कहाँ पर है, हावड़ा में स्थित है, तो वहां पर हावड़ा में बताने के लिए उसका साक्ष्य दिया जा सकता है ताकि उसका एक्चुअल में अर्थ निकल सके, एक्चुअल में उसका मीनिंग निकल सके कि किसकी बात चल रही थी, किस चीज का करार हुआ था और किस चीज का वो डॉक्यूमेंट है। तो सेक्शन 95 ये कहता है। अब आते हैं सेक्शन 96 में। सेक्शन 96 क्या कह रहा है, भाषा कई व्यक्तियों या चीजों में से किसी एक पर लागू होती हो। जो लैंग्वेज उस डॉक्यूमेंट में यूज की गई है वो कई व्यक्तियों पर लागू होती हो। अब एक्चुअल में वो किस पे लागू करनी है उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। कई व्यक्तियों या चीजों में से किसी एक पर लागू करने के लिए हमने उसका साक्ष्य दे सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन है, ए बी को घोड़ा बेचने का करार करता है कि मैं तुमको
एक घोड़ा बेच रहा हूं। अब उसके पास में 2 घोड़े हैं, तो वो उसका साक्ष्य दे सकता है कि मैं इस घोड़े की बात कर रहा था, मैं इस घोड़े की, या ए घोड़े की बात कर रहा था, बी घोड़े की बात कर रहा था। तो ये वहां पर एविडेंस दिया जा सकता है कि हाँ मैं ए घोड़े की बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी गई है वो दोनों घोड़ों पर अप्लाई होती है, दोनों चीजों पर अप्लाई होती है। तो वहां पर किसी एक पर उसको स्पष्ट करने के लिए उसका एविडेंस दिया जा सकता है। यहाँ पे भी लैंग्वेज देखने में सही लगेगी, पर जैसे ही उसको अप्लाई करने की बात आएगी वहां पर क्या हो जाएगा, वो अर्थहीन हो जाएगी। तो उस अर्थहीनता को मिटाने के लिए, उसको अर्थ में लाने के लिए साक्ष्य दिया जाएगा। अब आता है सेक्शन 97। 97 क्या कहता है? 97 कहता है कि जहां भाषा भागते विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग को और भागते विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, परंतु दोनों में से किसी एक पर ठीक ठीक लागू नहीं होती है। जो लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में लिखी गई है वो कुछ पार्ट में किसी एक चीज पर लागू हो रही है, कुछ पार्ट में किसी दूसरी चीज पर लागू हो रही है, और पूरी तरीके से ना तो इस पे अप्लाई हो रही है और ना ही इस पे अप्लाई हो रही है। तो उसको प्रॉपर रूप से अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट को प्रॉपर रूप से अप्लाई करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। इसको हम एक इलिस्ट्रेशन से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ए बी से एक भूमि को बेचने का करार करता है, और करार में क्या कहता है कि मैं जो भूमि बेच रहा हूं एक एक्स लैंड है जो कि किसके कब्जे में है, जो कि कै व्यक्ति के कब्जे में है। एक्स लैंड बेच रहा हूं और कै के कब्जे में है। अब जैसे ही एक्स लैंड पे जाते हैं तो भाई पता चलता है एक्स लैंड तो सही है, पर वो कब्जे किसमें है, वो कब्जे बै के कब्जे में है। वो एक्चुअल में किसी कब्जे में है, बै के कब्जे में है। अब हम जाएंगे कै के पास, भाई तुम्हारे पास कौन सी लैंड है, एक्स लैंड है या नहीं है? बोलते हाँ लैंड तो मेरे पास कब्जे में है जो कि ए ने दे रखी है, पर मेरे पास एक्स नहीं है, मेरे पास तो कौन सी है, वाई लैंड है। मेरे पास तो वाई लैंड है जो कि मेरे पास कब्जे में है। अब यहां पर क्या था कि जो लैंग्वेज है वो भागते किसी एक पर और भागते किसी दूसरे वर्ग पर अप्लाई हो रही है। यहां हो रही है तो वो आधी हो रही है, और यहां हो रही है तो भी वो आधी हो रही है। पूरी ठीक ठीक रूप से किसी एक पर अप्लाई नहीं हो रही है, तो उसको पूरी तरीके से ठीक पर किसी एक पर अप्लाई करने का साक्ष्य दिया जा सकता है। सेक्शन 97 ये कहता है। एक एग्जांपल से शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 98 पर। 98 क्या कहता है? जो लैंग्वेज पढ़ी ना जा सके या सामान्यतः समझी ना जा सके, जो लैंग्वेज ना तो पढ़ी जा सके ना प्रॉपर रूप से समझी ना जा सके, तो उसका एविडेंस दिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है और उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है तो उसको समझाने के लिए उसका एविडेंस दिया जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट में एक्चुअल में ये लिखा गया है। तो यहाँ पर जो ना पढ़ी जा सके और ना समझी जा सके उस लैंग्वेज का भी एविडेंस दिया जा सकता है। एक इलिस्ट्रेशन बेर एक्ट में है कि एक जो कारीगर है वो एक निकालता है कि मैं ये अपने सामान बेच रहा हूं, कुछ अपनी बनाई हुई प्रतिमूर्तियां बेच रहा हूं। अब वह उसमें प्रतिमूर्तियां बेच रहा है या उसके साथ में अपने औजार भी बेच रहा है, तो इन दोनों में से वो जो उसने लैंग्वेज यूज की है वो किस पे अप्लाई हो रही है, इसका एविडेंस दिया जा सकता है। तो यहाँ पर
वही है कि जो पढ़ी ना जा सके और जो सामान्यतः समझी ना जा सके कि किसकी बात चल रही है, मूर्तियों की बात चल रही है या उसके साथ में औजारों की बात चल रही है या कि दोनों की बात चल रही है, तो उसका एविडेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 99, दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य दिया जा सकता है। दस्तावेज में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य दिया जा सकता है। सामान्यतः ऐसा साक्ष्य कौन देता है? या तो कोई पक्षकार देगा या कोई उसका हित प्रतिनिधि देगा उस चीज से, पर यहाँ पर कौन देगा? जो उसका पक्षकार या हित प्रति वो रिप्रेजेंट नहीं होकर बल्कि उसमें अपना हित रखता हो, तो वो उसका साक्ष्य दे सकता है। जैसे एक इलस्ट्रेशन है कि ए बी के साथ में कपास बेचने का करार करता है और कहता है कि 1 साल बाद में एक फिक्स डेट कर लेता है कि उस समय तक मैं तुमको उसके पैसे लौटा दूंगा, 3 महीने बाद में एक करार और होता है जिसके बारे में उसको और छूट दे दी जाती है, क्या? पैसे देने के लिए कि तुम कोई बात नहीं और बाद में दे देना। तो यहाँ पर जो 3 महीने वाला करार जिसके बारे में कुछ भी नहीं था, परंतु अगर उसका इफेक्ट किसी सी व्यक्ति पर पड़ता है, उसका इफेक्ट, उस करार का इफेक्ट अगर सी व्यक्ति पर पड़ता है, डॉक्यूमेंट में जो फेरफार किया गया था, तो वहां पर उस फेरफार का एविडेंस दिया जा सकता है। पहले था कि 1 साल बाद में आप मुझे उसके लौटा देना, 3 महीने बाद उन्होंने करार किया कि कोई बात नहीं 2 साल बाद लौटा देना। तो यहाँ पर अगर किसी तीसरे पर्सन पर उसके इन करारों का जो डॉक्यूमेंट में फेरफार किए गए हैं उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये है हमारे अप्रत्यक्ष संदिग्धता के सेक्शन 95, 96, 97, 98 और 99 जो कि हमने पढ़ लिए हैं। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदिग्धता हमने देख ली, दोनों में उसके सेक्शन हमने कवर कर लिए। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में एक्चुअल में अंतर क्या है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष संदिग्धता और अप्रत्यक्ष संदिग्धता में अंतर क्या है, दोनों में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि पढ़ने मात्र से ही संदिग्धता का नजर आना। जब हम प्रत्यक्ष संदिग्धता का कोई डॉक्यूमेंट देखेंगे तो देखते ही उसका संदिग्धता उसकी नजर आ जाती है। मैंने बताया था कि जैसे ही उसे पढ़ेंगे, पढ़ते ही प्रॉपर पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, वहां किंतु या परंतु की आवश्यकता नहीं होती है। तो जहां देखते ही पढ़ने मात्र से ही उसकी संदिग्धता का नजर आ जाती है। अप्रत्यक्ष संदिग्धता क्या है? जहां संदिग्धता तब नजर आती है, पढ़ते ही वह संदिग्धता नजर नहीं आती है, डॉक्यूमेंट एक्यूरेट लगता है, पर नजर कब आती है? जब उसका कोई खास अर्थ निकालना होता है, तब उसके अंदर त्रुटि नजर आती है। तब तक उसके अंदर कोई भी त्रुटि नजर नहीं आती है। तो सबसे बड़ा अंतर ये है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, त्रुटि दूर करने का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो यहाँ पर त्रुटि दूर करने का साक्ष्य दिया जा सकता है या नहीं? अरे भाई नहीं दिया जा सकता है, त्रुटि दूर करने का साक्ष्य इसमें नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष संदिग्धता है और वहां देखते ही चीजें क्लियर है। उसके बावजूद अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद में अगर उसमें कोई हेरफेर की जाएगी तो वो हेरफेर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो चीजें स्पष्ट है वो स्पष्ट ही है। प्रत्यक्ष चीजें दिख रही है तो वहां पर उसको चेंज करने का कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। परंतु अप्रत्यक्ष संदिग्धता में क्योंकि वहां अर्थ देखते ही तो स्पष्ट नजर आ रहा था, पर जैसे ही उसका अर्थ निकाला जा रहा था, डॉक्यूमेंट देखते ही सही नजर आ रहा है,
पर अर्थ निकालने पर वो अर्थहीन हो रहा है, तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, जो पेटेंट एम्बिग्युइटी है वो क्या है, व्यक्तिनिष्ठ होती है और उसका निष्पादन है, उसका संबंध का निष्पादन करने वाला कौन होता है, व्यक्ति होता है, उसके संबंध का निष्पादन करने वाला व्यक्ति होता है। जबकि अप्रत्यक्ष संदिग्धता में जो अप्रत्यक्ष संदिग्धता है वो क्या होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, वो वस्तुनिष्ठ होती है और उसका संबंध दस्तावेज के विषय वस्तु व उसके उद्देश्यों से होता है। वहां किससे होता है, व्यक्ति से संबंध होता है, और यहाँ दस्तावेज के उद्देश्यों से और उसकी विषय वस्तु से उसका संबंध होता है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम, दस्तावेज को व्यर्थ कर देती है। दस्तावेज को व्यर्थ करने का मतलब, अब इसके बाद में आप उसकी कोई भी फेरफार या कोई भी उसका एविडेंस नहीं दे सकते हो, जो लिख दिया सो लिख दिया, अब दस्तावेज जैसा है बस वो वैसा ही रहेगा, अब उसमें चेंजिंग नहीं होगी। जबकि अप्रत्यक्ष संदिग्धता में दस्तावेज के वर्णन की त्रुटि मात्र से दस्तावेज व्यर्थ नहीं होता है, उसकी त्रुटि मात्र से कोई भी दस्तावेज व्यर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ निकाला जा सकता है। तो ये है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदिग्धता में अंतर। सबसे बड़ा अंतर ये है कि कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अगर उस डॉक्यूमेंट को, प्रत्यक्ष संदिग्धता वाले डॉक्यूमेंट को देखता है तो उसको उसकी त्रुटि साफ नजर आ जाती है, उसमें जो गलती है या जो त्रुटि है वो क्या होती है, स्पष्ट नजर आ जाती है, देखते ही नजर आ जाती है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सामान्य बुद्धि वाला अगर उसको देखेगा तो देखते ही वो उसको उसकी अंदर की जो गलतियां हैं या अंदर की जो त्रुटि है, उसके अर्थ में जो त्रुटि है वो नजर नहीं आती है। ये इसका सबसे बड़ा अंतर है। तो आज का हमारा टॉपिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदिग्धता यही खत्म होता है। मैंने जैसे बताया ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।